जय साथियों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं डीएलएड सेकंड परीक्षा, जो सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा होनी है उत्तर प्रदेश डीएलएड की, उसका हिंदी के संपूर्ण नोट्स और पीवाईक्यू क्वेश्चन पर आज बात करेंगे। यानी कि जो आपकी इस बार सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा होनी है यूपी डीएलएड की, हिंदी में संपूर्ण सिलेबस क्या है, उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, नोट्स है आपकी पूरी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी के संपूर्ण नोट्स प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम आपको करवाएंगे, जिसके द्वारा आपके 25 में से 25 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक सभी लोग बने रहेंगे और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक व शेयर जरूर करेंगे और अन्य सब्जेक्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, यानी कि हिंदी के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट के, जैसे आपकी दोनों एजुकेशन हो गई, एसएसटी हो गई और विज्ञान हो गई, गणित हो गई, ठीक है, और अन्य सब्जेक्ट जो भी हैं, टोटल सातों सब्जेक्ट की संपूर्ण नोट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं हिंदी के सेकंड सेमेस्टर के संपूर्ण नोट्स आज के इस वीडियो में। तो साथियों, जो आपके हिंदी उत्तर प्रदेश डीएलएड बीटीसी यानी द्वितीय सेमेस्टर की आपके विषय पाठ्यक्रम सिलेबस का मुख्य भाषा जो समझ, व्याकरण और अभिव्यक्ति पर केंद्रित होती है। यहाँ आपको पाठ दर पाठ यानी लेसन बाय लेसन हम आपको संक्षिप्त नोट्स प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाली है। देखिए, पहला लेसन है आपका कहानी, कविता और परिवेशीय विषयों पर चर्चा। ठीक है, इस पाठ का उद्देश्य बच्चों में सुनने और बोलने के कौशल की क्षमता का विकास करना है। उद्देश्य क्या है? बच्चों में कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास करना। यानी साथियों, जो आपकी कहानी होती है, कविता होती है और परिवेशीय विषय होते हैं, इसमें उसका उद्देश्य क्या होता है बच्चों के लिए? तो बच्चों में कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास करना होता है कहानी और कविताओं के द्वारा। ठीक है, कहानियां जो कहानियां कविताएं होती हैं, उनकी शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती हैं साथियों? तो इसमें हाव भाव, ठीक है, हाव भाव शिक्षण विधि होती है, यानी कहानी सुनाते समय चेहरे के हाव भाव और शारीरिक क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों को हम कहानी कोई सुनाते हैं या कविता क्या सुनाते हैं, उस समय उसका जो वर्णन चल रहा हो कहानी या कविता का, तो उसके आधार पर हमारा हाव भाव यानी कि चेहरे का इंप्रेशन और जो हाथ पैर की क्रियाएं हों और चेहरे की शारीरिक तथा मानसिक आपकी शारीरिक क्रियाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं छोटे बच्चों के लिए। जैसे कि आप सब देखते हैं, छोटे बच्चों के लिए जो छोटे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, तो उसमें जब कहानी या कविता सुनाई जाती है बच्चों को, तो उसमें हाव भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा है आपका आरोह और अवरोह, यानी कि इंप्रेशंस, आवाज का उतार चढ़ाव कविता में रोचक है। यानी कि जैसे कविता में जो कविता का जो पंक्तियां चल रही हैं, पंक्तियों में अवरोह और आरोह दोनों यानी उतार चढ़ाव आवाज का होना बहुत ही जरूरी है। उससे पोयम जो होती है उसमें रोचकता बढ़ती है। ठीक है, इसका महत्व जानिए साथियों। तो इसके महत्व के बारे में बात करें तो इसमें बच्चों का शब्द भंडार बढ़ता है, यानी कि वोकेबुलरी बढ़ती है और अपनी बात कहने में संकोच नहीं करते हैं। यानी कहानी और कविता की जो विधि होती है, इसमें बच्चों के शब्द भंडारण बढ़ते हैं और अपनी बात कहने में बच्चे संकोच नहीं करते हैं। दूसरा लेसन है आपका परिवेशीय विषयों यानी सामाजिक घटनाओं और अनुभव पर चर्चा। ठीक है साथियों, तो आपका जैसे परिवेशीय विषय कौन से हैं? तो जो हमारे आसपास घटित हो रहा हो, जो हमारे आसपास घटित हो रहा हो, जैसे मेले हैं, त्योहार है, स्कूल है, बाजार है, आदि चीजें हमारी परिवेशीय विषय के अंतर्गत आते हैं। अगला साथियों आपका पद्य और गद्य। तो पद्य और गद्य में देखिए, जो आपका पहला होता है प्रोज यानी कि गद्य, तो गद्य में साथियों आपकी कहानी हो गया, निबंध पत्र हो गया और इनमें से व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है आपका गद्य में। लेकिन पद में क्या होता है? तो पद में आपके जो कविताएं होती हैं, गीत होते हैं, इसमें लय और ताल तथा तुकबंदी यानी कि रहमरी होती है। ठीक है, शिक्षण बिंदु इसमें क्या होता है? तो बच्चों को अपनी निजी जीवन साझा करने के लिए प्रेरित करना, यानी कि स्वतंत्रता अभिव्यक्ति होती है, इसमें शिक्षण का मुख्य बिंदु होता है। अगला साथियों है आपका तीसरा लेसन उपसर्ग, जिसमें से प्रत्यय और समासिक पद आपका पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से इसमें भाग फर्स्ट है आपका व्याकरण। व्याकरण में भाग फर्स्ट है, यह परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जो है लेसन है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, उपसर्ग साथियों क्या होते हैं? अगर आपसे पूछता है उपसर्ग के बारे में, यानी कि प्रेफिक्स, तो साथियों जो ये वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ यानी शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे प्रहार। ठीक है,
तो हार के आगे आपने क्या जोड़ दिया, प्र, तो हो गया प्रहार यानी कि चोट। हार के आगे क्या जोड़ा आपने, प्र, तो क्या हो गया प्रहार। प्रहार का मतलब क्या होता है, चोट। और बाकी इस हार का मतलब क्या है, वो अलग शब्द है, लेकिन इसके आगे आपने आप उपसर्ग जोड़ दिया प्र, तो आपका पूरा अर्थ बदल चुका है इसका। जैसे अब यहाँ पे हार, हार में आगे अगर आ जोड़ेंगे तो बन जाएगा आहार अर्थात भोजन, ठीक है। उपकार, उप जैसे कार है आपका शब्द, इसमें आपने उप आगे जोड़ दिया तो क्या बन गया साथियों, ये उपकार बन गया। यानी कि किसी शब्द के आगे, जो ये आपके शब्द दे रखे हैं, ये किसी भी शब्द के आगे प्रत्यय जोड़ने से उसका शब्द क्या होता है, बदल जाता है। अब यहां से आपका है प्रत्यय, ठीक है। यहाँ पे उपसर्ग था, शुरुआत में हमने क्या बताया, जो जो शब्द के पहले लगे वो हो जाएगा आपका उपसर्ग, यानी कि शब्द के पहले लगे इस साइड, बाएं साइड पे, तो ये होगा उपसर्ग। जब पहले जुड़े तो उपसर्ग होगा, अगर बाद में जुड़ेगा तो वो हो जाएगा प्रत्यय। देखिए यहाँ उपसर्ग बताया हमने आपको, यहाँ से शुरू होता है आपका प्रत्यय। तो प्रत्यय साथियों इसमें क्या होता है, ये वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सुंदर था और इसमें आपने ता जोड़ दिया तो बन गया है सुंदरता, ठीक है। सुंदर से क्या बना, सुंदरता। पढ़ धन आई यानी कि हो गया पढ़ाई। मीठा धन आस बराबर मिठास, ठीक है। तो इस तरह से उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ बदल जाता है। यहां से शुरू होता है साथियों आपका समास। साथियों समास क्या होता है, यानी कि कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं, ठीक है। क्या, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने नए शब्द सार्थक शब्द कहलाते हैं। इसके मुख्य भेद कौन कौन से होते हैं, तो अगर समास के मुख्य भेदों की बात करें तो पहला है आपका अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में क्या होता है साथियों, तो पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। पहला पद प्रधान होता है, यानी कि यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, ठीक है। दूसरा होता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है साथियों, तो इसमें कारक शब्दों का लोप, यानी कि राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता, बीच में द्वंद्व लगा, पिता यानी माता और पिता, ठीक है। दिन रात, दिन और रात, ठीक है। तो इस तरह से आपका द्वंद्व समास होता है, जिसमें से आपका द्वंद्व का प्रतीक लगा हो द्वंद्व समास होगा। अगला है आपका द्विगु समास। तो साथियों द्विगु समास क्या होता है, तो द्विगु समास पहला पद संख्यावाचक होगा, यानी कि चौराहा यानी कि चार राहों का समूह, तिराहा यानी कि तीन राहों का समूह, ठीक है। तो ये जिसमें पहला पद जो होगा संख्यावाचक हो जाएगा, पहला पद संख्यावाचक होगा, जहां पर संख्या दिखाई दे रही है तो वो द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। अगला है आपका पांचवा कर्मधारय समास, यानी कि विशेषण विशेष से संबंध। जैसे नील कमल, नीला है जिसका कमल, नीलकंठ जिसका नीला है कंठ, ठीक है। तो इस ये होते हैं आपके कर्मधारय समास। अगला है बहुब्रीहि, यानी कि कोई तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा हो। जैसे दशानन, दशानन यानी कि 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण, ठीक है। गजानन यानी कि गजानंद, यानी कि जिसका जो आपका सर हो वो गजा हाथी का हो, मुख जो हो हाथी का हो, तो अर्थात गणेश जी, ठीक है। तो ये होते हैं आपके समास। समास कितने प्रकार के होते हैं साथियों, तो टोटल 6 प्रकार के होते हैं। इनको अच्छे से पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा, हम सारे का सारे आपको समास समझा देंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ आपको महत्वपूर्ण बिंदु और फैक्ट क्या है उसका निचोड़ लेकर आए हैं, ठीक है, आज के इस वीडियो में। अगला लेसन है साथियों आपका वाक्य रचना और विराम चिन्ह। देखिए यहाँ पर सबसे पहले वाक्य यानी सेंटेंस, सेंटेंस होते क्या हैं, तो सार्थक शब्दों का वह समूह जिसके पूरा भाव व्यक्त हो, ठीक है। तो ये होते हैं आपके शब्द, ये वाक्य होते हैं, यानी कि शब्दों का वह समूह जिससे पूरा भाव व्यक्त हो। देखिए वाक्य का भेद यानी रचना के आधार पर, वाक्य के भेद सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर साथियों बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आएगा आपका सरल वाक्य, यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेयक हो, यानी कि राम स्कूल जाता है। तो जो आपका उद्देश्य है क्या है, एक स्कूल जाता है, विधेयक क्या है, राम, यानी कि एक विधेयक है और एक उद्देश्य है, ठीक है। यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेयक होगा तो ये सरल वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य क्या है साथियों, तो जब दो वाक्य और या परंतु से जुड़े हों, जैसे राम और श्याम दिल्ली जाते हैं, तो राम और श्याम दो हो गए ना, या मैं जाता हूं
परंतु तुम आओगे, तो इसमें से देखिए ये जब होगा ये और परंतु से अगर जुड़ा हुआ हो तो ये संयुक्त होगा। दो शब्द हो मतलब दो वाक्य हो जो परंतु या और से जुड़े हुए हैं तो आपका संयुक्त वाक्य होगा। अगला है आपका मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य क्या होता है साथियों? तो एक मुख्य वाक्य और उस पर अमिश्रित उपयांग जो उपवाक्य हो, यानी कि गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, तो किसने कहा? गांधी जी ने कहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिश्रित वाक्य। जब की से जुड़ेगा तो ये आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। की का से जुड़ेगा जब तो क्या हो जाएगा साथियों? ये मिश्रित वाक्य होगा। अब यहाँ से शुरू होता है साथियों आपका विराम चिन्ह यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, विराम चिन्ह क्या होते हैं साथियों? तो भावों को स्पष्ट करने के लिए रुकने का जो संकेत होता है वो आपके होते हैं विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह कितने हैं साथियों? तो ये सभी विराम चिन्ह के आपका चिन्ह है और प्रयोग है। ठीक है, यानी कि जो आपका पूर्ण विराम होता है ये वाक्य खत्म होने पर लगाया जाता है। जो पूर्ण विराम होता है ये वाला, ये वाक्य खत्म होने पर लगाया जाता है। अल्प विराम कहाँ पे लगता है? तो अल्प विराम का चिन्ह ये है, ये थोड़ा रुकने के लिए होता है। अर्ध विराम, ये अर्ध विराम जो होता है ये पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम रुकना हो। ठीक है, पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम और विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना हो तो आपका अल्प विराम लगता है। प्रश्नवाचक क्या होता है? तो जब प्रश्न पूछना हो, जब प्रश्न पूछने का संकेत दिखाया जा रहा हो, यानी कि तुम कब आओगे, तुमने खाना खाया, तुमने पढ़ाई की, यानी कि जब कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। अगला आपका विस्मय बोधक। तो विस्मय बोधक कब लगता है? यानी कि जब कोई हर्ष हो। ठीक है, हर्ष यानी कि खुशी हो, शोक हो, आश्चर्य हो। ठीक है, आज यहाँ पर मतलब अचानक कोई चीज घटित हो रही हो तो वहां पर आपका विस्मय बोधक लगेगा। अगला साथियों आपका अवतरण, यानी अवतरण या उदाहरण। तो ये होता है अवतरण या उदाहरण का चिन्ह। ठीक है, तो इसमें किसी स्थान पर कोई कथन स्टेटमेंट जब लिखा जाएगा तो इसके बीच में लिखा जाता है। ठीक है, कथन या अवतरण के बीच में। तो इस तरह से आपके जो आपके विराम चिन्ह है, तो ये विराम चिन्ह है। ठीक है, विराम चिन्ह बताए किसने है? तो कामता प्रसाद ने बताए हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं? देखिए साथ जो आपके विराम चिन्ह होते हैं ये मुख्य रूप से 13 से 15 होते हैं। कितने? 13 से 15 होते हैं, लेकिन कामता प्रसाद ने लगभग 20 से अधिक बताए हैं। कामता प्रसाद ने कितने बताए? लगभग 20 से अधिक, लेकिन मुख्य रूप से कितने होते हैं? तो हिंदी में आपके 13 से 15 मुख्य विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, अगला साथियों आपका पांचवा लेसन स्वतंत्र अभिव्यक्ति, यानी कि मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति होती है। तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है साथियों? तो मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत अपने भाव विचारों को बोलकर प्रकट करना। जैसे आपकी कविता हो गई, भाषण हो गया, पाठ हो गया, पाठ चर्चा हो गई, तो ये सभी यानी कि जब आप मौखिक रूप से किसी चीज की अभिव्यक्ति करेंगे बोल करके। ठीक है, तो ये आपकी मौखिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे आपका भाषण जब देते हैं, मतलब जब बोलते हैं, कविता, कहानी इत्यादि जब पाठ पर चर्चा होती है तो ये मौखिक होती है। यानी कि इसके गुण क्या होते हैं? तो स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण तथा मधुरता, ये आपके मौखिक अभिव्यक्ति के गुण होते हैं। साथियों नेक्स्ट है आपका लिखित अभिव्यक्ति। तो अपने विचारों को लिखावट के रूप में, जैसे पत्र लेखन हो गया, निबंध हो गया, ठीक है, एप्लीकेशन हो गए, तो ये सभी लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इसका जो गुण होगा साथियों, तो गुण यानी कि सुलेख, यानी कि गुड हैंड राइटिंग, व्याकरण की शुद्धता, विराम चिन्हों का सही प्रयोग, तो ये सभी इसके गुण होते हैं। अगला साथियों आपका सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, यानी कि वचन और लिंग का ज्ञान। तो साथियों छठवां लेसन है, इसमें संज्ञा क्या होती है? तो संज्ञा साथियों, संज्ञा की बात की जाए तो संज्ञा यानी कि नाउन। तो नाउन क्या होता है? यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम पर संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, बचपन, पहाड़, आगरा, यानी कि किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, या वस्तु का नाम है, या स्थान का नाम है, या भाव का नाम है। ठीक है, तो वो नाउन होती है। बहुत बचपन से आप लोगों ने सबने पढ़ रखा है, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट है आपका सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द आपका प्रोनाउन कहलाता है। यानी कि प्रोनाउन के भेद कितने होते हैं? तो प्रोनाउन के टोटल 6 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछता है कि सर्वनाम या प्रोनाउन के भेद कितने हैं, तो 6। कौन कौन से? पुरुषवाचक यानी कि मैं, तुम, निश्चयवाचक यानी कि यह, अनिश्चयवाचक यानी कि कोई, संबंधवाचक यानी कि जो, सो, प्रश्नवाचक यानी कि कौन, निजवाचक यानी कि सेवम। तो टोटल कितने प्रकार के हैं ये टोटल 6 प्रकार के हैं। ठीक है, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? टोटल 6 प्रकार की होती हैं। चलिए अब बात करते हैं हम क्रिया पर। क्रिया यानी कि वर्ब। तो वर्ब क्या होती है? तो जिस शब्द को किसी काम को करना हो,
जिस शब्द से किसी काम को करना हो या होना पाया जाए, ठीक है, तो वो क्रिया होती है। इसके भेद कौन कौन से होते हैं? तो दो भेद होते हैं। एक होती है आपकी अकर्मक यानी कि हंसना रोना इत्यादि, एक होती है सकर्मक यानी कि खाना पढ़ना जीना मरना, ठीक है, ये सब सकर्मक के अंदर, यानी कि जब कोई क्रिया हो जो आपको सकर्मक रूप से यानी कि क्रिया की जाए, जैसे खाना खाते हैं आप, पढ़ते हैं, तो ये सभी सकर्मक में आएगी। अकर्मक में आपका हंसना रोना इत्यादि जो होगा, भाव विचार होंगे, ये सभी अकर्मक में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट साथियों आपका विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, थोड़ा दूध, चार आदमी, ठीक है, नीलकंठ, ठीक है। तो जब किसी शब्द का विशेषण कोई चीज बता रहा हो, काला गोरा नीला पीला लाल गुलाबी, यानी कि जब किसी भी जो है सर्वनाम की विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द प्रयोग होगा वो आपका विशेषण होगा। जैसे यहाँ पर काला ये विशेषण है, थोड़ा यानी कि कम ये विशेषण है, आदमी कितने हैं? चार हैं, तो ये विशेषण है, ठीक है। लाल कपड़ा, ठीक है, तो कपड़ा कैसा है? लाल है, तो ये सभी विशेषण हो जाते हैं। यानी कि जब सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताया जाए जिस शब्द के द्वारा, तो आपका विशेषण होगा। नेक्स्ट है आपका लिंग और वचन। तो साथियों लिंग और वचन क्या होते हैं? तो हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, ठीक है, हिंदी में दो लिंग होते हैं। एक होता है आपका पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, और दो वचन होते हैं। लिंग कितने होंगे? दो, और वचन कितने होंगे? दो, यानी कि एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन होते हैं, ठीक है, संस्कृत में तीन होते हैं दोनों, लिंग और वचन कितने होते हैं? तीन तीन होते हैं। लेकिन हिंदी में कितने होते हैं? ये सभी दो दो होते हैं। चलिए साथियों यहाँ से हम शुरू करते हैं आपका जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको यहाँ से करवाना शुरू करते हैं। ये सभी प्रश्न जो है बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और लघुत्तरी के अनुसार बटे हुए हैं। तो पहला प्रश्न साथियों आपका है कि बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा गया एक अंक का मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों जो मौन वाचन होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही उद्देश्य क्या हो जाएगा साथियों? आपका स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना, यानी कि सेल्फ स्टडी हॉबिट्स, ठीक है, ये होता है मौन वाचन का उद्देश्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका जो शब्दांश या शब्द के आदि आरंभ से जुड़कर अर्थ बदल देते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़े आदि यानी आरंभ में जुड़ते हैं तो उसका अर्थ बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय, समास, उपसर्ग या फिर आपका तत्सम। तो जब पहले जुड़ता है तो वो होता है साथियों आपका उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग यानी कि आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अब जब बाद में जुड़ेगा, शब्द के बाद में जुड़ेगा तो हो जाएगा प्रत्यय, ठीक है, यानी ये ठीक है, जो मतलब पहले जब जुड़ेगा किसी शब्द के पहले और उसका अर्थ बदलेगा तो हो जाएगा उपसर्ग, और जब बाद में जुड़ेगा तो हो जाएगा प्रत्यय। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। इसमें क्या हो जाएगा? यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट है आपका सासा साहा में कौन सा जो है व्यंजन है? तो सासा साहा ये चारों कैसे व्यंजन है? आपके स्पर्श है, ऊष्म है, अंतस्थ है या फिर संयुक्त है, ठीक है। तो ये सभी कैसे साथियों? ये ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। ये कैसे हैं? ये ऊष्म व्यंजन है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों आपका काव्य यानी कविता के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो साथियों इसका सही जवाब जाएगा आपका रसानुभूत एवं आनंदभूत के लिए। जो कविता होती हैं, कहानियां होती हैं, ये आनंदभूत के लिए होती हैं और इनसे बच्चे का शब्द भंडार बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है यहाँ से शुरू होता है साथियों वेरी शॉर्ट्स यानी कि अति लघुत्तरी प्रश्न, ये भी एक नंबर का आता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि उपसर्ग और प्रत्यय का मुख्य अंतर क्या होता है? तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो आरंभ में जुड़ते हैं, जैसे प्र धन आहार बराबर प्रहार, ठीक है। जबकि जो प्रत्यय होते हैं साथियों ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं, जैसे पढ़ धन आई पढ़ाई, तो ये जो पहले जुड़ेगा वो होगा उपसर्ग, जो बाद में जुड़ेगा वो होगा प्रत्यय, ठीक है। देखिए अगर ऐसा न पहचान में आए, ठीक है, अगर ऐसा नहीं पहचान में आए तो चलिए हम बताते हैं आपको पहचाना किससे है। यानी कि देखिए यहाँ पर उ कब आया? उ पहले आया ना, तो उपसर्ग कब, उपसर्ग पहले जो शब्द जुड़ेगा वो होगा उपसर्ग,
आपका प्रा आया तो प्रा कब आता है अल्फाबेट्स में आपके, ठीक है। तो प्रा आता है बाद में, तो जो बाद में जुड़ेगा वो प्रत्यय होगा, जो पहले जुड़ेगा वो उपवर्ग उपसर्ग होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से याद, इसको भी इस तरह से याद रख सकते हैं। अगला आपका पूर्ण विराम या अल्प विराम में क्या अंतर है, तो उसका उत्तर देखिएगा। जो पूर्ण विराम होता है पूरी तरह से समाप्त होने पर लगाया जाता है। जब कोई वाक्य होगा पूरी तरह से समाप्त करना होगा तब आप क्या करेंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। अल्प विराम क्या होता है, तो जब वाक्य के बीच में थोड़ी देर के लिए रुकना हो, ठीक है, जब थोड़ी देर के लिए रुकना हो तो अल्प विराम लगाएंगे, जब पूरी तरह से रुकना हो तो पूर्ण विराम लगाएंगे। अगला 8वां क्वेश्चन यहाँ पर कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों समास दो या दो से अधिक, सॉरी समास यहाँ पर करा किसे कहा जाता है, तो समास किसे कहा जाता है, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने स्वतंत्र और सार्थक शब्द क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र बराबर क्या हो जाएगा, राजपुत्र, ठीक है। तो ये समास होता है, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया शब्द जब बन रहा हो सार्थक शब्द, तो उसे समास कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम जो है कितने होते हैं और उसके नाम, तो सर्वनाम हमने अभी जब पढ़ाते टाइम अभी बताया था इसी वीडियो में कि ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी बताया था। तो आपका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ये सभी जो है आपके सर्वनाम के भेद हैं, सर्वनाम के नाम हैं, ठीक है। 6 भेद होते हैं, 6 के नाम ये थे। अगला क्वेश्चन है गद्य और पद्य में कोई प्रमुख एक अंतर लिखिए। तो साथियों जो गद्य होता है, गद्य में व्याकरण के नियमों का पालन किया जाता है और यह विचारात्मक होता है, जैसे कहानी, निबंध। पद में क्या होता है, पद में लय, ताल और तुकबंदी होती है और यह भावनात्मक होती है, जैसे आपकी कविताएं हो गई, गीत हो गई, लोकगीत हो गई, ठीक है। तो ये आपके होते हैं पद। अगला साथियों आपका यहाँ से शॉर्ट्स आंसर शुरू होते हैं। शॉर्ट्स आंसर ये 2 अंक के आते हैं, जो ये शॉर्ट्स अंक होते हैं, सॉरी शॉर्ट्स आंसर होंगे, यानी कि लघुत्तरी प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए कहानी शिक्षण के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कहानी शिक्षण के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित, यानी कि कल्पना शक्ति का विकास करना। हमने अभी पढ़ाते टाइम में बताया था, जब बच्चे को कहानी शिक्षण का उद्देश्य में उसके कल्पना शक्ति का विकास होगा, नैतिक शिक्षा का विकास होगा, ठीक है, एकाग्रता का विकास होगा, बच्चे का आनंद के लिए मनोरंजन भी होगा, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, नए शब्दों का भंडार भी बढ़ेगा, ठीक है। तो कहानियों के माध्यम से कल्पना शक्ति का विकास होगा, यानी बच्चे कहानी सुनते समय दृश्यों की कल्पना करते हैं, तो उसके बच्चे की क्या होती है, तर्क शक्ति बढ़ती है। अगला क्या, नैतिक शिक्षा, यानी कि कहानियों के माध्यम से बच्चों को सही और गलत का ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट आपका एकाग्रता, यानी कि कहानी सुनने से बच्चे का ध्यान केंद्रित करने में क्षमता बढ़ती है। मनोरंजन, यानी कि बच्चों को बेझिझक होने से बचाता है, सॉरी बोझिल होने से, जो कहानियां होती हैं बच्चों को शिक्षा में बोझिल होने से, यानी कि बोझ बनने से बचाती हैं। उनका दिमाग जो होता है मनोरंजन के तौर पर थोड़ा सा जो टेंशन होती है या जो आपका बोझ होता है वो कम हो जाता है। अगला है आपका शब्द भंडारण। तो कहानियों शिक्षण के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बच्चे के शब्द भंडारण में वृद्धि होती है, ज्ञान में वृद्धि होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, वाक्य कितने भेद होते हैं और उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो वाक्य के साथियों 3 प्रकार, कुल कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। तो सरल वाक्य कौन से होते हैं, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेयक हो। जैसे हमने बताया था कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, राम लखनऊ जाता है, ठीक है, सोहन खाना खाता है, ठीक है। तो ये सभी जब एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो हो जाएगा आपका सरल वाक्य। अगला है आपका संयुक्त वाक्य। तो जिसमें से 2 सरल वाक्य योजक से जुड़े हों, जैसे और, पर, किंतु, परंतु से जुड़े हों। जैसे आपका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि वह सुबह उठ गया और शाम को लौट आया, सॉरी वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो ये संयुक्त हो जाएगा। मिश्रित क्या होते हैं, तो मिश्रित जिनमें एक मुख्य वाक्य और एक से अधिक आश्रित वाक्य हों। जो मुख्य वाक्य हो वो कितने हो, वह एक हो, एक या एक से अधिक हो, ठीक है। ये आश्रित उपवाक्य हो, यानी कि शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी है, तो किसने कहा, शिक्षक ने कहा, क्या कहा, कल छुट्टी है। तो यह मिश्रित वाक्य होते हैं, ठीक है। यहाँ अगला शुरू होते हैं साथियों आपका 13 नंबर क्वेश्चन था कि वाचन के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि जो वाचन यानी रीडिंग के प्रकार कितने होते हैं।
तो मुख्य प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं साथियों? 2 प्रकार के। ये तो ये आपका सस्वरवाचन होगा, ये तो मौन वाचन होगा। सस्वरवाचन में क्या होता है? स्वर के साथ बोलकर पढ़ना या उच्चारण सुधारने के लिए उपयोगी होता है, यानी कि जो सस्वरवाचन होता है इसमें बच्चा बोल करके पढ़ता है। इसमें जो उच्चारण होता है, बच्चा मान लो शुरुआत में गलत उच्चारण कर रहा है तो धीरे धीरे ये सही उच्चारण करने लग जाएगा। अगला है आपका मौन वाचन। तो मौन वाचन क्या होता है साथियों? यानी कि साइलेंट रीडिंग। तो साइलेंट रीडिंग क्या होती है? मन ही मन में पढ़ना होता है, ठीक है। मन ही मन बिना होठ हिलाए पढ़ना। यह अर्थ ग्रहण करने और स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न थे और मेरी तरफ से कुछ टिप्स हैं इस परीक्षा के लिए। प्रो टिप्स तो परिभाषा हो गई, परिभाषा और उदाहरण। जब भी परिभाषा लिखें जैसे संज्ञा सर्वनाम समास की, तो उनके साथ जैसे यानी कि एग्जाम्पल जरूर लिखें, ठीक है। जब संज्ञा सर्वनाम या समास लिखते हैं तो आप उनके उदाहरण जरूर लिखें, उससे क्या होगा? पूरे नंबर मिलेंगे। जब चिन्हों की बात है, चिन्ह लिखते समय पूर्ण विराम का ध्यान रखें, हिंदी में बहुत उपयोगी होते हैं, ठीक है। चलिए ये थे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए हम आपको कुछ 2-4 प्रश्न ऐसे देते हैं जिनका आप नीचे कमेंट करेंगे आंसर, ठीक है। तो ये 2-4 प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं, इनका आंसर आपको देना है, इनका आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो पहला खंड है बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पे कहा है कि शासा शाह कैसे व्यंजन है? सासा साह कैसे व्यंजन है? स्पर्श है, अंतस्थ है, ऊष्म है या फिर संयुक्त है? इसका जवाब नीचे आप कमेंट करेंगे, ठीक है। आपका जो सासा साह व्यंजन है ये कैसे व्यंजन है ये आपको लिखना है, ठीक है, नीचे कमेंट करना है। अगला है आपका यथाशक्ति में समास कौन सा है? तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? आप इसको भी कमेंट करेंगे। अव्यय भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर द्विगु है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? इन क्वेश्चनों को हम इसी वीडियो में करवाए हैं, तो सभी लोग इनका आंसर जरूर लिखेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वाक्य के अंत में कौन सा? अल्पविराम, पूर्णविराम, विस्मयबोधक या फिर योजक? तो वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? इसे भी कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? तो जो शब्द के आरंभ में लगे वो उपसर्ग होगा। देखिए हमने ट्रिक क्या बताई थी, ये जो है आपका ओ कब कहाँ लगा है? वो जो अल्फाबेट्स में पहले आता है, तो जो पहले लगेगा, ठीक है, जो पहले लगेगा उसे उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जो पहले लगेगा उसे उपसर्ग कहेंगे। और जो प्रत्यय होगा, प्रत्यय, ठीक है, तो प्र बाद में आता है तो ये बाद में लगने वाला हो जाएगा। वो पहले आता है तो पहले लगने वाला उपसर्ग, प्रत्यय प्र बाद में आता है तो बाद में लगने वाला प्रत्यय। अगला यहाँ पे है आपका सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। हमने आपको बताया ही था कि 6 भेद होते हैं। इनके नाम कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। नेक्स्ट आपका मौनवाचक का महत्व क्या है? तो मौनवाचक में क्या होता है बच्चा? सेल्फ स्टडी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें समय की और एनर्जी की बचत होती है। नेक्स्ट है आपका लघुत्तरी प्रश्न, यानी कि शिक्षण, कहानी शिक्षण की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो कहानी जो शिक्षण होता है इसमें कल्पना शक्ति का विकास होता है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, नैतिक मूल्यों का ज्ञान बढ़ता है और सुनने की क्षमता जो है ये बढ़ती है। नेक्स्ट आपका पूर्ण विराम और अल्प विराम का उदाहरण दीजिए और समझाइए। तो पूर्ण विराम क्या होता है? तो पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगता है। जैसे आपका राम घर जाता है तो राम घर जाता है बस सेंटेंस खत्म, आपका लग गया पूर्ण विराम। अल्प विराम क्या होता है? तो वाक्य के बीच में थोड़ा सा रुकना, जैसे जब 2 या 2 से अधिक नाम आ जाए, संज्ञा आ जाए, ठीक है, जैसे राम रुकना थोड़ा सा, श्याम और मोहन खेल रहे हैं। तो जब जहां पर थोड़ा सा रुकना हो वहां पे आपका अल्प विराम आएगा, ठीक है। अल्प विराम तब आएगा जब थोड़ा सा रुकना हो। अब ये थे कुछ क्वेश्चन, अब हमारे कुछ सुझाव देख लीजिए। तो सुझाव क्या साथियों? परीक्षा में उत्तर लिखते समय साफ लिखावट यानी कि हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान रखें। शीर्षक यानी कि हेडलाइंस का विशेष ध्यान रखना है और व्याकरण वाले प्रश्नों का उदाहरण अवश्य लिखना है। तो ये था आपका हिंदी का संपूर्ण आपका निचोड़ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए और प्रीवियस क्वेश्चन और आपका जो प्रश्न मॉडल पेपर था वो। अब बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट और शुभकामनाएं आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए। अब एग्जामिनेशन में कुछ दिन बाकी हैं, कुछ अभी, ठीक है, कुछ दिन बाकी हैं, फिर भी आपका एडवांस में ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और अन्य सब्जेक्ट की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के निचोड़ के जो सब्जेक्ट के निचोड़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।